गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी डिजिटल बोर्ड की, तो मैं डिजिटल बोर्ड भी आपके लिए लेके आया हूं। तो अब देखते हैं, अब हमारा प्लान, हम जिस टारगेट पे कार्य कर रहे थे, हमारा टारगेट बेसिक कंप्लीट होकर रहेगा। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं जो है आपको टोटल पीपीटी के माध्यम से प्लस लाइव क्लास जितना भी अब कोशिश कर पाएंगे। अभी हम लाइव भी स्टार्ट करने वाले हैं। बायोलॉजी हमारा लाइव चलेगा, इंग्लिश हमारा लाइव चलेगा, 8 से 8:40 तक बायो लाइव चलेगा और 9 से 9:40 तक इंग्लिश लाइव चलेगा। आपका कोशिश करते हैं कल या परसों से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, आज के लिए हमने एक क्वेश्चन बना रखा था, एक पेपर बच्चों के लिए बना रखा था जो कोचिंग में पढ़ रहे थे, उन लोगों के लिए था। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको सभी लोग पढ़ें, जो लोग नहीं पढ़ रहे थे। कुछ इसका अर्थ ये नहीं होता है आप लाइव हमसे जुड़े हुए, आप हमारे विद्यार्थी हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको हम बेहतर सिखा सकें। तो आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, जिसमें हम 4 वीडियो के तौर पे 5-5 क्वेश्चन का वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे और लाइव भी पढ़ाएंगे। इसको लाइव भी हमारा सब पढ़ेगा, लेकिन इससे पहले हल्का सा इनको रिव्यू देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन एक वीडियो के अंदर हमारे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो आज से हमारा जो पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग हो रहा है वो पारजीनी जंतु क्या है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु पर टिप्पणी लिखिए। तो पारजीनी जंतु क्या होता है? पारजीनी का मतलब क्या किया जाता है? कृत्रिम जीनोम द्वारा। जीन, हर जीन में जीन पाए जाते हैं, कहने मतलब डीएनए आरएनए होते हैं। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए में लाखों जीन्स होते हैं। तो प्रत्येक जीव में जीन पाए जाते हैं, लेकिन उन जीन में बदलाव करके, प्राकृतिक जीन्स में बदलाव करके जो नए जीव तैयार किए जाते हैं उन्हें पारजीनिक जंतु कहा जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं एक देसी गाय, हम एग्जाम्पल्स आपको वो दिखाएंगे जो आप लोग खूब जानते हैं। एक देसी गाय होती है, लेकिन उसको जब हम कृत्रिम गर्भाधान आईवीएफ करवाते हैं तो आईवीएफ के द्वारा उस देसी गाय से अमेरिकन बच्चे का जन्म होता है, अमेरिकन गाय बच्चे का जन्म होता है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा पारजीनी जंतु कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक जंतु कहा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से मुर्गी, जो देसी मुर्गी होती है, छोटी मुर्गी अलग होती है, और जो हमारी पारजीनिक मुर्गी आती है, हाइब्रिड आती है, बहुत मोटी मुर्गी होती है, बहुत सारा मीट होता है। तो ये सब क्या है? यही पारजीनिक जंतु होता है। आप लोगों को बस यही सीखना है कि पारजीनिक जंतु क्या होता है, बस बना के आप लिख सकते हैं। अगर आप लोग बढ़िया से हमारे साथ जुड़े तो इस बात का हम दावा करते हैं कि हर क्वेश्चन को आप बना के लिखने, क्योंकि हमारा मतलब यह रटना नहीं है, केवल हम समझाएंगे आपको, इस माध्यम से समझा के चलेंगे। तो देखिए जरा, अभी तक जिन लोगों ने हमारा वीडियो जो है चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब हम जो है यहाँ से लगातार 1 महीने हमारा जबरदस्त प्रयास होगा और हम चाहेंगे कि हम इसको पूर्ण रूप से 100% क्लियर कर सकें। हमारा वादा कंप्लीट हो, हमारा टारगेट बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए जरा क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है पारजीनी जंतु या ट्रांसजीनिक जंतु क्या होते हैं, इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो देखिए जरा, पारजीनी जंतु क्या होते हैं, थोड़ा इसको समझाते हैं। तो पारजीनी जंतु किसे कहते हैं? देखिए जरा, जिन जीवों के जीनोम को कृत्रिम तरीके से किसी दूसरी प्रजाति के डीएनए में बदल दिया जाता है। जीन यानी एक जीव के जीनोम, जीनोम का मतलब गुणसूत्र, जीन्स, एक जीव के जीन्स को कृत्रिम विधि द्वारा दूसरी प्रजाति के जीन्स में बदल दिया जाना ही क्या कहलाता है? पारजीनी जंतु कहलाता है। इन्हें, इन जीवों को हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक जीव कहा जाता है। और इन जीवों को आनुवंशिक रूप से ये संशोधित जीव या जीएमओ भी कहा जाता है। जीएमओ भी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीएमओ, ठीक है। जीनी जो चेंजिंग होती है इसकी, ठीक है, जीएमओ कहा करते हैं। ट्रांसजेनिक जीवों को अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला में बनाया जाता है। इनका इस्तेमाल सौंदर्य चिकित्सा कार्यात्मक उद्देश्य, अब जैसे गाय है, गाय का तो सौंदर्य के लिए नहीं हो सकता है, तो गाय किसके लिए? कार्यात्मक उद्देश्य हो गया। आप लोग बात करें सौंदर्य, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे जीव भी चिकित्सा सौंदर्य के लिए बनाए जाते हैं, चिकित्सा उद्योग में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसजेनिक जीव आप कैसे समझेंगे? जब किसी एक प्रजाति के जीनोम को कृत्रिम विधि द्वारा बदल कर किसी दूसरी प्रजाति के जीनोम में चेंज कर दिया जाए या दूसरी प्रजाति में बदल दिया जाए, तो उसी को हम ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं।
और इनका उपयोग अक्सर कहाँ किया जाता है? इन जीवों को आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव भी कहा जाता है। प्रश्न आता है जीएमओ, हालांकि जीएमओ रूपांतरित फसल आती है, रूपांतरित फसलें आएगी, वो भी क्वेश्चन है हमारे पास और मैं आपको कराऊंगा। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं क्या होगा कि जिन जीवों के कृत्रिम तरीके से, यानी जिन जीवों के जीनोम को कृत्रिम तरीके से किसी दूसरे जीव के जीनोम में परिवर्तित करना ही ट्रांसजेनिक जीव या ट्रांसजेनिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इनके आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव या जीएमओ भी कहा जाता है। इनको अनुसंधान के लिए कहाँ? प्रयोगशाला में बनाया जाता है। सबसे पहले कहाँ प्रयोग? कोई भी कार्य करेंगे आप पहले प्रयोगशाला में करेंगे, उसके बाद आगे कार्य किया जाता है। इनका इस्तेमाल सौंदर्य चिकित्सा कार्यात्मक उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब हम आगे इसके बात करते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, इसी में आगे चलते रहिएगा। क्या होता है कि इनके लक्षण क्या क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक जीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो लक्षण का मतलब क्या होना चाहिए इसका देखते हैं जरा। कि सबसे पहली बात, इन्हें बनाने के लिए पुनः संयोजक डीएनए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आप रखिएगा, ये पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसजेनिक जीवों को बनाने के लिए पुनः संयोजक डीएनए तकनीक का। भाई डीएनए जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो आप जीन्स कहाँ पाएंगे? तो इसीलिए डीएनए तकनीक, पुनः संयोजक डीएनए, पुनर्योगज डीएनए भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वांछित डीएनए खंडों को हटाया जाता है, उसी से जीन्स बदले जाते हैं। तो पुनः संयोजक वही बात है, इसको पुनर्योगज डीएनए तकनीक भी कह सकते हैं। क्या नाम इसका हो सकता है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम पुनर्योगज डीएनए तकनीक भी कह सकते हैं। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक का भी इसका उनको संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा, उसके बाद है इस तकनीक में एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए में बदलते हैं। सबसे बड़ी वो तो वही बात है, अभी मैंने आपको बताया कि एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए में मिलाते हैं। अमेरिकन गाय का डीएनए था और उसको हमने किस में मिलाया? देसी गाय के डीएनए में मिलाया। और आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से आपने क्या करा है? गर्भाधान करा दिया है। जब दूसरा गाय का बच्चा, जब देसी गाय के बच्चे का जब जन्म हुआ तो वो कैसा उत्पन्न हुआ? वो अमेरिकन और देसी मिक्स करके नस्ली गाय उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो पहली बात कि इसे, इनके लिए पुनर्योगज डीएनए तकनीक की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए में मिलाते हैं, ये लक्षण है इनके। तीसरी बात क्या होती है? ट्रांसजेनिक जीवों में ढाले गए नए जीव या बदले गए जीन मेजबान जीव के गुणसूत्र डीएनए में एकीकृत हो जाते हैं। जो ट्रांसजेनिक जीव में जो गुणसूत्र डाले जाते हैं, वो जो मेजबान होस्ट होता है, जो उसमें रहता है आकर के, तो उसी के जीन्स में बदल जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जो एक नया जीव, जो बदले गए जीन जो होते हैं, वो जिसके अंदर रहेंगे उसी के गुणसूत्र में बदल जाएंगे। देसी गाय में जब नस्ली अमेरिकन गाय का जब जीन्स आया तो वो देसी गाय के जीन्स में ही रूपांतरित हो गया, और वहां बदलने के बाद फिर क्या होता है कि ये जीन अगली पीढ़ियों तक वंशानुगत विशेषता के रूप में आगे बढ़ते रहते हैं। और अगर ऐसा हो जाने पर, जैसे एक तो माना देसी गाय और अमेरिकन गाय मिक्सअप कराई, क्रॉस कराया, उससे एक नस्ली गाय उत्पन्न हुई। अब नस्ली गाय के अंदर जो जीन्स हैं, अब उनसे जो बच्चा, अगर आप क्रॉस नहीं भी कराते तो उनसे जो बच्चा उत्पन्न होगा वो ऑलरेडी इसी टाइप का होगा, तो फिर ये वंशागत होने लगते हैं। तीसरी बात क्या होती है? ट्रांसजेनिक जीवों का इस्तेमाल चिकित्सा, अनुसंधान, दवा, वो तो मैंने ऊपर ही बताया है कि अनुसंधान, चिकित्सा, सौंदर्य प्रसाधन, दवा, स्तनधारी विकास के अध्ययन में किया जाता है। तो ये सब इनके यूज होते हैं, इनके ट्रांसजेनिक जीवों के लक्षण। इनको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, हमारा वीडियो जो है थोड़ा रोक करके आप इसको नोट करते जाइएगा, बाद बाकी हम जो इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो देखो उसके बाद में क्या हम बात करते हैं आगे कि ट्रांसजेनिक जीवों के लाभ क्या क्या होते हैं, इन जीवों के लाभ क्या क्या होते हैं। तो लाभ तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी बात, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी। तो देखो क्या है, ट्रांसजेनिक अधिक मात्रा में प्राकृतिक प्रोटीन से युक्त दूध देती है। जो ट्रांसजेनिक गाय होगी, ट्रांसजेनिक भैंस होगी, तो ये जो होती है, जो देसी गाय का जो दूध होगा उससे भी ज़्यादा पावरफुल, अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त दूध देती है। अंडे की बात करें तो अंडे भी अधिक प्रोटीन युक्त होते हैं। तो ये सब ट्रांसजेनिक के कार्य होते हैं। दूसरा नंबर, इस प्रकार के जंतु में रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है। इनमें रोग प्रतिरोधक, इनमें रोग नहीं जल्दी होता है,
क्योंकि ऑलरेडी इनके जीन्स जो है पहले ही रोग से क्रॉस कराने के बाद ही बनाए जाते हैं। तो इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कैसी होती है, उच्च होती है, जल्दी बीमार नहीं पड़ती है। गाय है, कोई भी इसमें कोई जीव है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। इनमें प्राप्त जंतु अधिक कार्यशील होते हैं और ये जंतु किसानों के लिए आधार या स्तंभ का कार्य करते हैं। भाई जब किसान के लिए अब गाय बीमार नहीं होगी, प्रोटीन युक्त दूध होगा तो फैट अच्छी जाएगी, उससे क्या होगा कि रैट अच्छा मिलेगा, तो ये किसानों के लिए आधार स्तंभ हो गए। दूसरी बात, जो जंतु होते हैं अधिक कार्यशील होते हैं, पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो ये जीव अत्यधिक कार्य के लिए कार्य क्षमता वाले होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रांसजेनिक पादप। अब आप समझ में आया होगा ट्रांसजेनिक पादप में क्या होता है, एक जीव के जीनोम को किसी दूसरी प्रजाति के जीव के जीनोम में मिला देने पर प्राप्त जीव ही ट्रांसजेनिक जीव कहलाता है। ठीक है, तो ये इसको नोट डाउन करते जाइएगा, नहीं तो आप जो है हमारा पीडीएफ भी देख सकते हैं। हम इनको जो है कोशिश करते हैं पीडीएफ इसका जो है पीडीएफ अपलोड कर देंगे, आप लोग आराम से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, बाद बाकी देख लो, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 2। हमारे पास 5 क्वेश्चन है, थोड़ा हमारे साथ जुड़े रहेगा, थोड़ा वक्त तो लगेगा लेकिन कोशिश करेंगे आपको बेहतर सिखा सकें। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या होता है। देखिए जरा, आनुवंशिक अभियांत्रिकी या आनुवंशिक इंजीनियरिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, इस बार भी आया हुआ है, हालांकि हाफ-ईयरली में भी आपने देखा होगा, और क्वेश्चन जो है लगातार आता है। बोर्ड एग्जाम में भी आप सिटी पेपर हल्का नहीं बैठेंगे, मैं खुद करवाऊंगा आपको, सारे सिटी पेपर में करवाऊंगा। तो वहाँ पे क्या है हम देखते हैं कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या होता है। किसी जीव के जीनोम में, वही है ट्रांसजेनिक पादप आनुवंशिक ही है, बदलाव करके उसे बदलने की क्रिया। देसी गाय और हमने जीन मिलाया अमेरिकन का, और बदलाव करके साहिवाल का जीन मिलाया और उसको बदल दिया, इसी को आप क्या कहेंगे, आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। किसी जीव के जीनोम में बदलाव करके उसे बदलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इंजीनियर बन गया है, आनुवंशिकता का इंजीनियर। जीन्स क्या है, आनुवंशिक होते हैं, डीएनए आनुवंशिक होता है, और इसका इंजीनियर है वो इंजीनियर। अभी मकान की आप बात करो तो मकान को बनाने वाला इंजीनियर हो गया, रिपेयर करने वाला। रोड की बात करो, रोड में बनाने वाला इंजीनियर हो गया। यहाँ जीन को बनाने वाला इंजीनियर अर्थात आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। किसी जीव के जीनोम में बदलाव करके नया जीव प्राप्त करना ही आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। इसमें रासायनिक और जैव प्रौद्योगिकी विधियों का इस्तेमाल करके सीधे आणविक स्तर पर जीवों के जीनोम में बदलाव। कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं, रासायनिक विधि भी हो सकती है, जैव प्रौद्योगिकी विधि भी होती है, और डायरेक्ट क्या किया जाता है कि जीवों के जीनोम में डायरेक्ट आणविक स्तर पर बदलाव किया जाता है। और इस तकनीकी का इस्तेमाल चिकित्सा, पर्यावरण, कृषि आदि क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ कहाँ, चिकित्सा में होता है, बहुत तरीके की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, इंटरफेरॉन बनाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी जो है गैसों के विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं। और कृषि क्षेत्र में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे उर्वरक बनाए गए सब, और बहुत सारी जीव कीट प्रतिरोधी बनाए गए, बीटी, बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस, बीटी कपास, बीटी बैंगन, ये सब क्या है, ये सब आनुवंशिक इंजीनियरिंग है। एक जीव के जीनोम में बदलाव करके एक नए प्रकार का जीव बनाना ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, अब सुनिए जरा, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा खास है क्वेश्चन हमारे पास। आनुवंशिक उपाय क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं। अब हम इसके आपको उपयोग बताते हैं, तो देखिए क्या होते हैं इसके उपयोग, आनुवंशिक इंजीनियरिंग के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि इसमें पुनर्संयोजी डीएनए बनाया जाता है, जो उसी जीव, किसी भी जीव की कोशिका में डाला जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, पहले जीव के जीनोम को निकाला जाएगा, निकालने के बाद दूसरी जीव का जीनोम मिलाया जाएगा, और उसको मिलाने के, इसको बोलते हैं पुनर्संयोजी डीएनए। और पुनर्संयोजी डीएनए को किसी अन्य जीव के अंदर प्रत्यारोपित किया जाता है। तो क्या किया जाता है, किसी जीव के पुनर्संयोजी डीएनए को बनाया जाता है और उसे किसी जीव की कोशिका में डाला जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि इसमें वांछित गुण, अब हाँ ये तो जाहिर सी बात है भाई, जब हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं तो वांछित जीव भी प्राप्त होगा। इसमें क्या किया जाता है, वांछित जीव, यानी वांछित जो हम चाहते हैं बस वही जीव बनेगा। ठीक है, जीव की प्राप्ति होती है, गुणों वाले जीव की प्राप्ति होती है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जरिए जीन में बदलाव करके पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, इंसानों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और इंसानों आदि बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है। इन सभी के प्रति जो होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है। क्या करेंगे, पेड़ पौधों के रोगों को दूर करने के लिए जीन प्रौद्योगिकी, बहुत सारी कीटनाशक दवाइयाँ बना दी।
जीव जंतुओं को रोगों से दूर मुक्त करने के लिए बहुत सारे इंटरफेरान बना दिए, दवाइयाँ बना दी। तो ये सब क्या है, जीव प्रौद्योगिकी हो गई। और उसके बाद इंसानों के लिए बीमारी रोकने के लिए कोरोना आया, तुरंत वैक्सीन, कोविड-19, कोविशील्ड, ये सब वैक्सीन बने। तो वैक्सीन क्या है, ये सब जीन प्रौद्योगिकी है, टोटली ये जीन प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो इनके अंतर्गत क्या लिखेंगे आप, जीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए एवं मनुष्य के लिए जो है बीमारियों से बचाव किया जाता है। इस तकनीक के जरिए फसलों में ऐसे गुण विकसित किए जाते हैं जिन्हें ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों को झेलने में सक्षम हो। आज ग्लोबल वार्मिंग बहुत पावर पे चल रहा है, हालांकि हम पढ़ाएंगे आपको ग्लोबल वार्मिंग। अभी थोड़ा सा बता देते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। पृथ्वी का उष्मायन होता है। आज आप लगातार देख रहे हैं कि पृथ्वी में चारों ओर वायुमंडल पर CO2 की मात्रा की एक परत बढ़ती चली जा रही है। और ये केस ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य गैस है CO2। तो CO2 की मात्रा, जितना सूर्य का प्रकाश नीचे आ रहा है, रात्रि के समय सारा प्रकाश ऊपर चला जाता था, लेकिन आज जब CO2 के ऊपर लेयर बन गई तो लेयर ने क्या किया कि वो आधा, उसको कुछ अंश रोक लिया। लगातार जब ये प्रोसेस चलती रहेगी तो एक प्रोसेस वो आ गई कि इसमें जो पृथ्वी का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों को मानना है कि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग ऐसे चलता रहा तो 2050 तक क्या होगा कि मिनिमम पृथ्वी का टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ जाएगा। और ऐसी अवस्था में जो अंटार्कटिका जो है, वहाँ पे बड़े बड़े हिमखंड, आपने जो है वो देखी होगी मूवी, क्या नाम, टाइटैनिक, अनसिंकेबल टाइटैनिक, कभी न डूबने वाला जहाज, बड़े प्राउड के साथ उन लोगों ने बोला था, क्या हुआ, डूब गया। तो बस वैसे वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी ग्लेशियर थे, तो बड़े बड़े विशाल हिमखंड बता रहे पिघल जाएंगे और इससे अमेरिका जो है, जो उत्तरी अमेरिका पूरा पानी में डूब जाएगा, समुद्र तटीय क्षेत्र पानी में डूब जाएंगे, पूरे विश्व भर का मौसम बदल जाएगा। ये होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इन्होंने बताया आज भी टेम्परेचर 1 से 1.5 डिग्री बढ़ गया है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है, अब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं। इस बार तो नौतपा बोला जाता है, नौतपा बता रहे लगा हुआ, तो इससे बहुत सारा गर्मी बहुत भयंकर थी। तो बस उसी गर्मी से बचाने के लिए क्या होता है, ग्लोबल पौधों के अंदर, फसलों के अंदर ऐसे गुण विकसित किए जाते हैं ताकि वो ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर सके। अगला नंबर, इस तकनीक के जरिए पौधों में वांछित पोषक तत्वों की मात्रा को भी बढ़ाया जाता है और अवांछित पोषक तत्वों की मात्रा को कम किया जाता है। जितने वांछित पोषक तत्व होते हैं, हम चाहें कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, बढ़ जाएगा, हम चाहें खनिज लवण कम हो जाएगा। तो इसमें वांछित पोषक तत्व बढ़ाए जाते हैं और अवांछित को घटाया जाता है। आप लोग सबके बारे में क्रम से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया इसके कार्य क्या क्या होते हैं। हालांकि कार्य और उपयोग लोगों में एक ही बात है, लेकिन इसमें कुछ कैसे एक कार्य कैसे करता है इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसीलिए आपको जो है पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो हम इसको और भी शॉर्ट करते हैं। हमने जो भी आपके लिए PPT बनाया हुआ है, ये PPT आप कहीं भी नहीं पा सकते, आप यूट्यूब पे नहीं पाएंगे, आप वीडियो इसका जो है आप क्रोम पे नहीं पाएंगे, आप इसको जो है 10 ईयर विद्या अवतार कहीं भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने कई जगह से उठा करके थोड़ा थोड़ा मटेरियल इकट्ठा करके आपके लिए बढ़िया कंटेंट बनाया हुआ है। तो देखिए जरा क्या है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग का कार्य क्या होते हैं। नंबर 1, जीन का निर्माण। ये क्या करता है, ये जीन का निर्माण करता है। कैसे जीन का निर्माण करेगा, इसकी पहले वांछित DNA खंड, यही DNA पुनर्योगज DNA जो होता है, वांछित DNA खंड का निर्माण किया जाता है और जिस पर जीन्स स्थित होते हैं, यानी सबसे पहले जीन का निर्माण होता है। इसके द्वारा हम पहले वांछित DNA खंड को अलग करते हैं और इसी पर सारे इच्छा अनुसार हमारे जीन्स स्थित होते हैं। जो हम चाहते हैं वो सारे जीन्स यहाँ उपलब्ध होते हैं। दूसरी बात, जीन आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी, जीन का कार्य क्या होता है, ये आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, जितने जीन्स, हमारे नाक, हमारे कान, हमारे आँख मम्मी पापा के समान, लोग कहते हैं पापा का लड़का है, कोई कहता है मम्मी का लड़का है, मम्मी पे गया है, कोई कहता है बाबा पे गया है, ये सब क्या जीन्स हैं। तो जीन्स ही जो होते हैं आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। दूसरी बात, जीन शरीर की संरचना, चयापचय, यहाँ पे चयापचय नहीं है, ये क्या है, उपापचय। इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे उपापचय। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हो तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्या होता है, इसको ये चयापचय मत लिख दीजिएगा, उपापचय है, उपापचय। उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये शरीर की संरचना बनाता है, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है और ये कोशिका विभाजन के लिए जरूरी होता है। भाई वो तो जाहिर सी बात है, कोशिका विभाजन करेगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सूचनाएं ले जाएगा। जीन्स के कार्य है, अगर आप जीन्स के कार्य में लिखना चाहें तो भी ये लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जीन जीवों के लक्षणों को निर्धारित करता है। अभी मैंने बताया लक्षण कैसे होने चाहिए, बच्चा बढ़िया है, खराब है, सब जीन्स निर्धारित करते हैं।
ये डीएनए और आरएनए के कार्यों को नियंत्रित करता है। डीएनए क्या कार्य करेगा, आरएनए हालांकि मोटे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मोटे तौर पर अगर हम बता दूं कि डीएनए क्या कार्य करता है, तो डीएनए जो होता है ये आनुवंशिक सूचनाओं का भाग होता है, लेकिन आरएनए जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता डीएनए की मदद से। प्रोटीन भी बनाएगा तो डीएनए की मदद से, क्योंकि आरएनए का ही निर्माण डीएनए से होता है। फिर जीन सूचना संप्रेषण करता है, बहुत जाहिर सी बात है, सूचना प्रेषण करेगा, सारी सूचना होती तो जीन्स के पास ही है। ये गैमेट बनाते समय गुणसूत्रों से अलग होकर नई संतति में प्रवेश करते हैं। आपने बताया कि पुरुष में एक्स वाई क्रोमोसोम्स, स्त्री में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, जब ये टूटते हैं तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा, यहाँ भी एक्स बनेगा, मेल फीमेल, ये क्या है, ये मेल है, ये फीमेल है। अब जरा एक बार देखिएगा कैसे क्या होगा, जब ये आपस में टूटेंगे तो एक्स से ये मिलेगा, डबल नहीं दिख रहा होगा, एक कलर नहीं अच्छा है, दूसरा कलर यूज करता हूँ, डबल एक्स बन जाएगा। ये जब इससे करेगा तो डबल एक्स बन जाएगा, ये इससे करेगा एक्स वाई बनेगा, ये इससे करेगा तो एक्स, ये वाला इससे करेगा तो एक्स वाई बनेगा। मैं अब आपको पढ़ाऊंगा तो हल्का बता देता हूँ। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जीन जब गैमेट बनाते हैं तो गैमेट बनाते समय सारे गुणसूत्रों से अलग होकर के एक नया रूप ले लेते हैं। जीन्स क्या करते हैं, एक नया रूप ले लेते हैं। फिर इन्होंने बताया है कि संतति में प्रवेश करते हैं, जीन उत्परिवर्तित होकर नए गुण पैदा करते हैं। जीन क्या करते हैं, यही जीन ही बदले जाते हैं। जब हमने बताया गाय जब क्रॉस कराया जाता है, जब आईवीएफ कराया जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये जीन ही होते हैं जो नए गुण पैदा कर देते हैं। गाय, दूसरी गाय जो देसी नस्ली गाय जो होती है उसमें नए गुण कौन पैदा करता है, जीन पैदा करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जीन्स का निर्माण, डीएनए खंड बनाना, ठीक है। फिर होता है जीन्स का संग्रह। अब जीन्स का संग्रह करेंगे, संग्रह कैसे करते, पहले तो इन्होंने वांछित डीएनए खंड बनाया और फिर उस डीएनए अणु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, अलग अलग करके। भारी डीएनए खंड है, डीएनए खंड नहीं उठा पाएंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको अलग करते हैं और फिर किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण किया जा सकता है। उसके अलग अलग तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद फिर आप अगर चाहें तो जीनी क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, कौन सा वाला अच्छा था, कौन सा वाला खराब था, कौन सा हटाना है, कौन सा जोड़ना है। बस यही डीएनए खंड का विश्लेषण करने के बाद इसी को हम क्या कहते हैं, जीनी संग्रह कहते हैं, जीनी विश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है जीन का प्रतिस्थापन। अब हमने विश्लेषण तो कर लिया, पहले हमने डीएनए खंड बनाया, जो हमें इच्छा अनुसार डीएनए जरूरत थी उसको तोड़ा, जीन खंड बनाना, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या की कि जीनी संग्रह किया, हमने वहां से विश्लेषण किया, कौन सा जीन अच्छा था, कौन सा खराब था, उसको अलग कर लिया। अब अलग करने के बाद क्या करना है, हमें उसको हटाना है, दूसरे जीन्स पर पहुंचाना है। फिर अब हम क्या करते हैं, जीन चिकित्सा द्वारा जो अवांछित डीएनए होता, जीन होता है, उसको हटा दिया, उसको क्रॉस करा दिया और उसके स्थान पर वांछित जीन को प्रवेश करा दिया। इस क्रिया द्वारा व्यक्ति की लंबाई, बुद्धि, ताकत, आप बच्चा, माता पिता दोनों बुद्धू हैं और आप चाहें तो बच्चा सुंदर बुद्धिमान उत्पन्न होगा। कारण क्या है कि आप उसके जीन्स को बदलेंगे। जीन्स को बदलने के बाद क्या होगा, उसको अच्छे व्यक्ति वाले जो जीन्स जो होता है उसको डालेंगे उसमें, तो उसकी बुद्धि ऑलरेडी चेंज हो जाएगी। सब नाटे हैं तो एकदम अचानक लंबा व्यक्ति उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है, जीन्स में बदलाव किया जाता है। फिर होता है रोगजनक विषाणुओं का रूपांतरण। आपने देखा होगा, हालांकि ये तो हमारे बारे में हो गया, व्यक्ति में बदलाव हो गया, जानवरों में बदलाव हो गया। अब अनेक दवाइयाँ भी इसी प्रकार से या लाइलाज बीमारियाँ दूर की जाती हैं। जैसे पता चला कि जैसे कैंसर है, एड्स है, कैंसर एड्स हमें खूब पता ही है कैसी बीमारियां हैं, या ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, अर्थात लाइलाज बीमारियां हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। हाँ, हल्का सा रुकावट जरूर है लेकिन बिल्कुल नहीं खत्म होता है। तो कैंसर है, एड्स है, आज रोगजनक विषाणुओं के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करके इनके इलाज में इन्हीं विषाणुओं का उपयोग अभी हम आपको पढ़ाएंगे। अभी हम आपको जो है टीकाकरण पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो भी जीव होते हैं इन्हीं के जो होता है, इन्हीं में कुछ न कुछ बदलाव, इन्हीं में क्या किया जाता है, इन्हीं को तोड़ा जाता है, बदला जाता है। यानी कहने मतलब आपने कोरोना बनाया तो आपने कोरोना वायरस को ही मृत करके वैक्सीन में डाल दिया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोरोना वैक्सीन बना दिए। तो यही यहाँ होता है, ये कैंसर होते हैं, एड्स होते हैं, इनके वायरसों को क्या किया जाता है, उन्हीं के अनुवांशिक पदार्थ को निकाला जाता है, उसमें जीन बदला जाता है और बदलने के बाद उन्हीं विषाणुओं का उपयोग उसके इलाज में किया जाता है, ठीक है। जीन इंजीनियरिंग है सब।
औद्योगिक रसायन में क्या उपयोग होता है इसका? पेट्रोल, डीजल, ईंधन, ये सब क्या हुआ, इन विलायक, रंजक, विस्फोटक, ये सभी पदार्थ जो थे खनिज तेल से प्राप्त होते हैं। और खनिज तेल को क्या किया गया? आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा जीवाणुओं द्वारा पादपों की कीमत से, आपने बताया डीजल का पौधा होता है, डीजल का पौधा आपने सुना होगा, डीजल का पौधा होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा उस डीजल के पौधे से डीजल निकाला जाता है, उसके बाद में उसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में आप खूब जानते हैं बहुत सारी दवाइयाँ, जैसे इंसुलिन मानव के लिए, डायबिटीज, आज के समय में डायबिटीज एक आम बात हो गई, हर व्यक्ति को लोग में डायबिटीज मिलती है, मिनिमम 80% लोग, जैसे पूर्ण उम्र बिना डायबिटीज के कोई नहीं कर पाता आज के समय में। तो कहीं ना कहीं डायबिटीज जो होती है उसको रोकथाम के लिए इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। मानव विकास हार्मोन, टीका और कई दवाइयाँ जो होती हैं इसी के द्वारा बनाई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें रोगी के डीएनए को विश्लेषण, आनुवंशिक, अब आपको हम थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। इसमें क्या होता है देखिए जरा, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा बढ़िया से, कि ये प्रश्न आ भी जाता है मानव के लिए जो है इसका आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या उपयोग है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवंशिकी का उपयोग बताइए, ऐसे आता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग का चिकित्सा के क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में उपयोग बताइए। तभी मैंने विस्तार में लिख रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशल हेडिंग में आते हैं। तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल इंसुलिन है, कैसे लिखोगे, मानव हार्मोन, टीके, अनेक प्रकार की दवाइयाँ आदि का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही बनाया जाता है आदि को। अनेक प्रकार के टीके, जैसे एड्स हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना वायरस हो गया, इन सभी के टीके जो होते हैं किसके द्वारा, रेबीज है, चेचक का टीका है, ये सब किसके द्वारा, आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें रोगी के डीएनए का विश्लेषण करके कई बीमारियों, विकारों का पता लगाते हैं। अगर बाई चांस पता कैसे चलेगा कि व्यक्ति को जो है एड्स हो गया, तो उसके एड्स के जीन्स का पता लगा, उसमें जीन्स देखा जाता है, विश्लेषण करने के बाद पता लगता है। कैसे पता लगेगा कि ट्यूमर के विकास को जन्म देने वाली असामान्यताओं को पता लगाना, भ्रूण को डीएनए का अध्ययन करके डाउन सिंड्रोम जैसे विकार, आप पता ही नहीं लगा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर हो। नाक चपटी हो जाना, बुद्धिमंद पड़ जाना, 15 साल में व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, ये सब क्या है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, जो इसको हम बोला करते किन्नर बन जाना। तो ये सब क्या है, इन सभी का पता चलता है बच्चे के गर्भाशय में ही बच्चे के जीन्स का पता लगा लिया जाता है। अगर वो ठीक है तो सही, नहीं तो उसको गर्भ में ही नष्ट कर देते। तो ये सब उपयोग कहाँ किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में होता है, ठीक है। आज विकारों का पता लगाया जाता है। कृषि क्षेत्र में तो विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हो गई, कीटनाशक, बीटी, कपास, बीटी, बैंगन, बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस। बीटी का मतलब क्या होता है, बीटी का मतलब होता है बैसिलस, क्या इसका मतलब होता है, देखिए जरा, बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस, यही होता है बीटी, बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस। तो देखिए जरा, कृषि क्षेत्र में इसका क्या उपयोग होता है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी से फसलों में ऐसे, अब फसलें पहले बनाए, पहले आप क्या, जब कृषि क्षेत्र में लिखना हो सबसे पहले आप जो अनाज बीज होता है, बीज के बारे में लिखिएगा। फसलें बनाई जाती बढ़िया सुंदर सुंदर, जो है गेहूं पता चला, सोनारा और कल्याण सोना, और क्या नाम इसका 711, 432, 532, ये सब क्या होते हैं, ये गेहूं की प्रजातियां किसके द्वारा, आनुवंशिक इंजीनियर द्वारा तैयार की जाती है। इससे बहुत अधिक मात्रा में गेहूं उत्पन्न होता है। तो देखिए, आनुवंशिक फसलों में ऐसे गुण विकसित किए जाते हैं जिनसे वे कीड़ों, वायरस और कवक से सुरक्षित रहती हैं। बीटी कपास, बीटी बैंगन, ये फसलें पैदावार भी बढ़ती है और ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा आदि जैसी समस्याओं से भी निपट सकती हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। इनके अलावा वांछित तत्वों की मात्रा में भी वृद्धि होती है, अवांछित तत्वों की मात्रा में कमी भी होती है। वांछित तत्व जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, वांछित तत्व, ये सब ऊपर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग खाद्य और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे पैदावार बढ़ती है और कीट और रोग में क्षति कम होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि खाद्य पोषण और गुणवत्ता में सुधार होता है, टिकाऊ कृषि पद्धतियों में योगदान होता है। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। वहाँ पे क्या क्या लिखेंगे आप, जब कृषि क्षेत्र की बात हो तो पहले अनेक उन्नत किस्म के बीजों का निर्माण करना आनुवंशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। इसमें ऐसे ऐसे पौधों का विकास किया गया जिनकी पैदावार बहुत अधिक बढ़ी, दूसरे उनमें वांछित पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जा सकी और अवांछित तत्वों को मात्रा घटाई जा सकी। इसमें ऐसे पौधे तैयार किए गए जो ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, बाढ़ आज सभी से जो है आसानी से बच सकते थे, ठीक है। तो ये सब होता है कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में। ये सब किसका था, ये हम आपको बता दें। तो ये सब हमने अभी तक जो पढ़ा हुआ है ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग पढ़ा है। अब आज हम अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। बस हमारे पास मिनिमम 10 मिनट का है और वर्क ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, बस थोड़ा इसको आप देखते रहिएगा।
समझ लीजिए, थोड़ा वक्त और हम आपका लेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे पास है डेंगू बुखार। देखिए जरा डेंगू क्या होता है। डेंगू बुखार आपने हड्डी तोड़ बुखार, डेंगू का दूसरा नाम होता है हड्डी तोड़ बुखार। पूरे बदन में दर्द होगा। डेंगू, भगवान न करे किसी को डेंगू, मैं इससे पीड़ित हो चुका हूँ और मुझे पता है बहुत हालत ख़राब हो जाती है। कम सारा रोआ, हमारे रोआ रोआ दर्द करता है इसमें। अगर आप नहाना चाहेंगे तो मिनिमम 15 दिन तो आप नहा नहीं पाएंगे, ऐसे अगर टच करते हैं तो बहुत दर्द भयंकर होता है। मैं इसको जो है बर्दाश्त किया हुआ हूँ वहाँ पे जो है, और मैं चाहता हूँ मैं भगवान से दुआ करता हूँ किसी को भी जो है डेंगू ना हो, बहुत घातक बीमारी है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसे हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। इसमें आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, चेहरा एकदम, चेहरे में जो क्या तो सूजन आ जाती है, स्वॉलिंग आ जाती है और पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है, शरीर कांपने लगता है, बहुत कुछ इसमें होता है। बहुत ही घातक बीमारी है। तो हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। ये डेंगू वायरस द्वारा, इसके वायरस का नाम भी डेंगू वायरस, रेप्टो वायरस का फैमिली का सदस्य है, लेकिन डेंगू वायरस आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यह मादा एडीज मच्छर, ये मेन पॉइंट है। मच्छर कौन सा होता है, मादा एडीज। अगर आपने नहीं देखा हो मादा एडीज तो मैं दिखाऊंगा आपको। मादा एडीज मच्छर के दर्शन कराते हैं, आपका मन है हमें लग रहा, कई बच्चे जो है इच्छुक हैं। मादा एडीज मच्छर आपको दिखाते हैं। कहाँ गया मादा एडीज, चलो देखिए भाई, मादा एडीज मच्छर दिखाते हैं। क्या है, मादा एडीज मच्छर। मादा एडीज मच्छर आपको इमेज दिखाते, बहुत सुंदर सा मच्छर। आज मैं एक फीमेल का आपको दर्शन कराऊंगा, बड़ी सुंदर सी फीमेल, बड़ी सुंदर लगेगी। देखिए जरा, बस यार है, ये आ गया। अगर आप चाहें इसको, कहाँ चले गए, ये रहा, देखो ये रही मादा एडीज। आपको हम बताते हैं, ये मादा एडीज मच्छर दिख रहा होगा स्पष्ट आपको, ये होता है मादा एडीज मच्छर। अच्छा, ये जो होती है हमारे घुटनों से ऊपर नहीं उड़ पाती है, नीचे ही रहती है। तो कुल मिला के अगर इससे बचाव करना है तो शूज पहनने चाहिए आपको, फुल पैंट पहननी चाहिए, शाम के समय तक एक प्रभावी होती है। तो ये देखो, इसके बारे में थोड़ा इन्होंने बता भी दिया है कि ये मच्छर अंडे के, सॉरी ये तो अदरवाइज चीज़ें हैं। तो कुल मिला के ये है मादा एडीज मच्छर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो इन्होंने बताया ये डेंगू के लिए, ये किसके लिए हानिकारक है, ये क्या करती है, ये मादा एडीज मच्छर जो होती है, ये डेंगू, ये जो होती है ये डेंगू किलर है, आदमी को मार देती है, बहुत घातक मच्छर होती है, ठीक है। तो इस टाइप की होती है। इसका ये निचला सिरा नीचे की ओर होता है, निचला सिरा जो है ये नीचे की ओर होता है, ज़्यादा ऊंचे उड़ नहीं पाते क्योंकि इसमें वजन ज़्यादा होता है। देख सकते हैं आप, पंख इसके छोटे छोटे होते, कलरफुल होती, काले काले रेड, इसमें वाइट धब्बे होते हैं। ये होती है डेंगू, मादा एडीज मच्छर, ठीक है। अब देखो आगे आगे आपको हम दिखाते हैं, हम अपने काम पे आते हैं क्योंकि वक्त ज़्यादा है नहीं, बहुत कुछ अभी करना है, टाइम ज़्यादा ले लिया आपका। तो देखिए जरा क्या होता है कि मादा डेंगू बुखार क्या होता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू वायरस द्वारा होता है। मादा एडीज मच्छर इसकी वाहक होती है। जब मादा, एक डेंगू वाले बीमारी व्यक्ति को मादा काटेगी तो वो डेंगू वायरस उसके अंदर चला जाता है, वहाँ पे जनन करेगा, छोटे छोटे बच्चों के रूप में जब उत्पन्न हो जाएगा, तब जब वो दूसरे व्यक्ति को काटेगी तो वही अंडे मनुष्य के अंदर आते हैं, बच्चे छोटे छोटे लार्वा आता है और मनुष्य के अंदर वो वृद्धि करता है। वृद्धि करने के बाद जब वो बड़ा हो जाता है, जब दूसरा डेंगू दूसरे को काटता है तो फिर वो बच्चे उसके अंदर जाते हैं और दूसरे में उत्पन्न हो जाती है। ये चीज़ का प्रोसेस चलता रहता है। लक्षण क्या होंगे, अभी मैंने बताया, बहुत तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, भूख नहीं लगेगी, त्वचा पर चकत्ते पड़ेंगे, जी मिचलाएगा, रक्त स्राव होगा। अगर अधिक मात्रा हो गई, डेंगू घातक हो गया, प्लेट्स हमारी 30,000 से नीचे आ गए तो समझ लो बचाना बड़ी बात हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, फिर रक्त साफ शुरू हो जाता है, आंतों में रक्त अगर बहने लग गया तो व्यक्ति फिर मर जाता है, फिर उसे बचाने का बहुत बड़ी बात होती है। तो त्वचा पर चकत्ते पड़ जाएंगे, लाल लाल चकत्ते दाने पड़ जाएंगे, भूख नहीं लगेगी और जी मिचलाएगा, उल्टी आएगी, बहुत मुंह इतना कड़वा होता है। मैं आपको बता दूं, मिनिमम 12 से 15 दिन में खाना नहीं ठीक से खा पाया था। इतना मुंह जो है हमारा कड़वा रहा था, बहुत ज़्यादा मुख जो होता है कड़वा हो जाता है, खाना नहीं अच्छा लगेगा, सब्जी बहुत कड़वी, ऐसा लगेगा नीम की पत्तियाँ डाल दी गई हों। और उसके बाद में क्या होता है, इसकी रोकथाम देखिए क्या होता है। तो रोकथाम में होता है नंबर 1, वही बात, मच्छरों की रोकथाम होनी चाहिए, जल भराव को रोका जाए, कहीं गड्ढे में जल भरा हुआ है तो जल नहीं भरा होना चाहिए,
उसके बाद अंधेरे व नम स्थानों में कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। अंधेरे में ज़्यादातर मच्छर उत्पन्न होते हैं, नमी जहाँ पे पानी वगैरह हो तो वहाँ पे मच्छर ज़्यादा, वहाँ पे क्या है कीटनाशक का छिड़काव होना चाहिए। दरवाजे व खिड़कियों में जाली लगी होनी चाहिए। बुखार में पैरा, और कोई इसकी दवा नहीं है, केवल पैरासीटामॉल बुखार के लिए लगातार बुखार उतारते हैं। बाद बाकी जो होता है इसमें कोई विशेष इलाज नहीं है, इसमें क्या होता है पैरासीटामॉल ही दी जाती है, बुखार को उतारा जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डेंगू। अच्छा, ये हमारा इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेंगू का टेस्ट, डेंगू परीक्षण किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलिसा टेस्ट। इसको जो आप रट्टा मारिएगा, डेंगू परीक्षण कैसे किया जाता है, एलिसा टेस्ट द्वारा किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। डेंगू परीक्षण, एलिसा का फुल फॉर्म भी पूछ दिया करते हैं। ये ई फॉर एंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, आई फॉर इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, आप ऐसे याद रखें, उसमें एंजाइम निकाला जाता है, एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड, और फिर क्या है आई, इम्यूनो हो गया है प्रतिरक्षा, ठीक है, सॉर्बेंट एसे, इसका फुल फॉर्म होता है। ऐसा का फुल फॉर्म, रट्टा मारो, आंख बंद करो, 3 बार रट्टा मारो, जय भोले किया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ये एलिसा टेस्ट डेंगू बुखार, ठीक है। फील पाँव, अब हम बात कर रहे हैं हाथी पाँव, फील पाँव, फाइलेरिया, फाइलेरियासिस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पैर इतना मोटा सूज जाएगा, हाथ भी सूज सकता है, ठीक है, अक्सर पैर में होता है, ठीक है, पैर हमारा हाथी जैसा मोटा हो जाता है, इसीलिए इसको फील पाँव, हाथी पाँव कहा जाता है। तो देखिए याद, बूचेरेरिया ब्रेंकेफ्टाई, इसकी प्रोटोजोआ का नाम याद करो, बूचेरेरिया ब्रेंकेफ्टाई, इसके प्रोटोजोआ का नाम होता है बूचेरेरिया ब्रेंकेफ्टाई नामक प्रोटोजोआ ज़्यादा फैलता है। मादा क्यूलेक्स, इसकी वाहक कौन होती है, मादा क्यूलेक्स, क्यूलेक्स माता। अभी मैंने आपको दिखाया था डेंगू, अब आपको हम दिखाएंगे क्यूलेक्स कैसा होता है, डेंगू कैसा होता है। मैंने आपको दिखाया था, बहुत वैसे वजन उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए पिछला हिस्सा इसका ज़्यादा नीचे दबा हुआ होता है, इसीलिए उड़ नहीं पाता ज़्यादा ऊंचे तक। अब देखो मादा क्यूलेक्स क्या होती है, आपको क्यूलेक्स मच्छर दिखाते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर, मॉस्किटो, मादा क्यूलेक्स फोटो दिखाते हैं। ये नहीं है, ये बेचारा कुछ ज़्यादा हाईफाई, हालांकि कमजोर ये भी नहीं है। देखो डेंगू वाले दिख रहे हैं, एडीज मच्छर है, डेंगू का है, एडीज मच्छर डेंगू, ये देखो डेंगू, आप दूर से पहचान लेंगे। आप कैसे पहचानेंगे, जहाँ पे आप देखिए सफ़ेद सफ़ेद काला काला होता है, ये डेंगू होता है, धब्बे पड़े होते हैं। और ये होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर, सफ़ेद बिल्कुल ब्राउन ब्राउन दिखाई देगा। मादा क्यूलेक्स कैसा होता है, ये होता है मादा क्यूलेक्स। कॉपी करें, छोड़ो ऐसे दिखा देते हैं, वक्त इतना है नहीं, ऐसे दिखा देते हैं। तो मादा क्यूलेक्स जो होता है, आप ऐसे पहचान, वैसे भी फिगर को ध्यान से देखा करो, क्योंकि आप पहचान भी सको इसको। देखो और थोड़ा बड़ा करते हैं, देखिए जरा, ये मादा क्यूलेक्स होता है। अच्छा, आपने देखा डेंगू का पिछला हिस्सा जो होता है, जितना पिछला हिस्सा नीचे की ओर होता है उतना ही आगे हिस्सा भी नीचे की ओर होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसका जो है अगला हिस्सा ऊंचा होता है, इसके लिए ये बहुत ऊंचाई तक उड़ भी जाते हैं, और ये भी जो है घातक होते हैं। ये मादा क्यूलेक्स मच्छर का चित्र आप देख सकते हैं। और अब मैं वापस चलता हूँ, ब्राउन कलर का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये पूछा नहीं आपसे जाएगा, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा देता हूँ जिससे कि थोड़ा दिमाग में रहे, क्यूलेक्स मच्छर कैसा होता है, डेंगू कैसा होता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रहें। तो देखिए जरा क्या होता है कि फील पाँव, देखिए तो फील पाँव मादा क्यूलेक्स द्वारा फैलता है, और इसे हाथी पाँव कहा जाता है, क्योंकि इसमें पैर हाथी के समान सूज जाता है। ये क्या करता है कि इसमें बूचेरेरिया ब्रेंकेफ्टाई प्रोटोजोआ होता है, बूचेरी प्रोटोजोआ जन रोग है, बूचेरेरिया ब्रेंकेफ्टाई नामक बहुत बड़ा जो प्रोटोजोआ जो होता है, वो लसिका गांठों में जाता है। वहाँ पे लसिका गांठों में जो है उनको खाने लगता है, लसिका गांठों को नष्ट करने लगता है, इससे सूजन आ जाती है। सूजन से क्या होता है, लसिका ग्रंथियाँ सूजन हो जाती है, मोटी अवरुद्ध हो जाती हैं, तो इसीलिए पैर सूज जाता है। तो फील पाँव, हाथी पाँव जो होता है, यह बूचेरेरिया ब्रेंकेफ्टाई द्वारा होता है, प्रोटोजोआ से होता है। मादा क्यूलेक्स इसकी वाहक होती है, मादा क्यूलेक्स। और यह लसिका ग्रंथियों, हमने अभी बताया लसिका ग्रंथियों पर इसका अटैक होता है, मायनों में परजीवी के रूप में, वहीं है, जिंदा रहता है, जीवित रहता है। रात्रि के समय ऊपर की ओर आ जाते हैं, रात्रि के समय रक्तस्राव होता है, ये ऊपर की ओर आ जाते हैं। फिर लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहले रोगी को हल्का सा बुखार आएगा, शरीर में दर्द रहेगा। दूसरी बात क्या होगी, कुछ समय बाद लसिका गांठों या अन्य अंगों, यकृत, प्लिया, अंडकोश, टांगों, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। यकृत में भी हो सकता है, प्लिया में भी हो सकता है, अंडकोश में, ठीक है, टांगों में, इनमें सूजन आ जाने के कारण इनका भार बढ़ने लगता है।
गंभीर अवस्था में टांग में सूजन, भयंकर सूजन आएगी और हाथी जैसा पैर हो जाएगा। इसी को हम हाथी पाँव या क्या बोला करते हैं, एलिफेंटेसिस कहा जाता है। फाइलेरियासिस एलिफेंटेसिस कहा जाता है। बचाव वही है, मच्छर वाली बीमारी का बचाव एक ही है कि पहली बात क्या है, मच्छरों से बचाव करना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग, आर्सेनिक, इसमें आर्सेनिक AS33, आर्सेनिक AS33 भी मैं केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा। तो आर्सेनिक दवा जो होती है, आर्सेनिक जो पदार्थ होता है उससे जो दवा बनी होती है धातु से, तो वो इसके लिए ज़्यादा प्रभावी होती है। आर्सेनिक दवा जो होती है इसी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारे पास आर्सेनिक दवा, उसी के बारे में कुछ है शायद। आर्सेनिक निर्मित दवा का प्रयोग लिख लेना, ठीक है, ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ हो सकता है गलत लिख गया हो, गलत तो नहीं होगा, इंग्लिश का वर्ड है शायद कुछ, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा हाथी पाँव। हाथी पाँव डेंगू, अब याद रखिएगा डेंगू का मादा एडीज मच्छर होता है, काला और सफ़ेद धब्बे होते हैं। और हाथी पाँव का क्यूलेक्स मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर होता है। और अब हम बात कर रहे हैं टीकाकरण क्या होता है। देखो टीकाकरण थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं। किसी बीमारी के प्रति, यानी टीकाकरण किसे कहते हैं, थोड़ा इसको तो समझ लीजिएगा। देखो क्या होता है, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जाए, पिलाई जाए या अन्य किसी माध्यम से दी जाए उसे टीका कहते हैं। वैक्सीन या क्रियाएं टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी होता है। एक बार समझिएगा इसको, किसी बीमारी को रोकने के लिए या समाप्त करने के लिए जो दवा खिलाई जाए, पिलाई जाए यानी किसी माध्यम से दी जाए उसी को टीका कहते हैं। और यह क्रिया ही टीकाकरण कहलाती है। ये सबसे सस्ती विधि और सबसे प्रभावी होती है, क्योंकि यहाँ पे एक बार टीकाकरण हो जाता है, काफ़ी समय के लिए व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है। महत्व तो क्या है, या अब बीमारी से लड़ेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाना ही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और इससे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या करता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा। भाई बढ़ा भी दिया और मजबूत भी कर दिया कि अगर कोई वायरस आए तो फिर ये लड़ जाए। एडवर्ड जेनर जो थे, ये आपको क्वेश्चन आ जाता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चेचक का टीका किसने दिया, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक का पहला टीका दिया था। चेचक का सबसे पहला टीका जो था, सफल टीका जो था, एडवर्ड जेनर ने 1796, सन नहीं पूछा जाता है, 1796 एडवर्ड जेनर ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। टीकाकरण के प्रकार क्या होते हैं, टीकाकरण के प्रकार, एक होता है निष्क्रिय टीका, जैसे आप लोग बात करें टीकाकरण के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। निष्क्रिय टीका होता है, जीवित टीका होता है, मृत टीका होता है, ठीक है। तो निष्क्रिय टीका में क्या होता है, इसमें एक जिस बीमारी का टीका बनाना होता है उसी के वायरस को पहले बहुत मारा पीटा जाता है, यानी कमजोर किया जाता है। मृत नहीं करते, कमजोर कर देते हैं, कमजोर करने के बाद निष्क्रिय कर देते हैं और निष्क्रिय करने के बाद जो होता है व्यक्ति के टीका बना के व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा देते हैं। तो जब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र जो होते हैं T4 TH लिम्फोसाइट्स जब इसको देखते हैं कि अरे ये कौन आ गया, कोई आया है, और वो क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं। हालांकि वो निष्क्रिय था, बेचारा कमजोर था, तो उसको मार कूट डालते हैं। यही था हमारा कोरोना था ये। और अगली बार जब जिंदा टीका, जब कोई जिंदा वायरस आ जाता है तो वो उसके लिए पहले व्यवस्था किए थे, यही कोरोना दूर से पहचान लेते हैं और उसको जो है नष्ट कर देते हैं। तो इसी को कहा जाता है निष्क्रिय टीका। इसमें निष्क्रिय टीके के रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु को ही मृत संसरण को उसको मार देते हैं, मारने के बाद मृत संसरण का उपयोग करते हैं। और ये आमतौर पर जीवित टीकों जितना, अब भाई जीवित टीके पे पावरफुल क्यों होगा, ये तो मृत पे उन्होंने प्रयोग किया था, जब जिंदा पे होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये क्या होते हैं, जीवित टीकों की तुलना में कमजोर होते हैं। इसलिए बीमारियों के खिलाफ निरंतर प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए समय समय पर कई खुराक बूस्टर डोज दिए जाते हैं। और निष्क्रिय टीके का उपयोग किस लिए, हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो, रेबीज, पोलियो ड्रॉप 5 साल तक पिलाई जाती थी। पोलियो ड्रॉप क्या होता है, ये निष्क्रिय टीका होता है। कैसे लिखेंगे कि बीमारी फैलाने वाले रोगाणु को ही निष्क्रिय करके उसका टीका बना करके जो है व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है, इसे निष्क्रिय टीका कहते हैं। क्योंकि इसमें मृत रोगाणु होता है, इसीलिए ज़्यादा अच्छा कार्य नहीं कर पाता है, जीवित टीके की तुलना में अच्छा कार्य नहीं कर पाता है, और इसीलिए इसे कई सारे बूस्टर डोज दिए जाते हैं। बीमारी जरूर याद रखना है, हेपेटाइटिस, पोलियो, रेबीज, इतने याद कर लेना, बहुत है। अभी आपको कुत्ता काट ले, 1 महीना हुआ आपको इंजेक्शन लगवाए हुए तो फिर कुत्ते ने काट लिया, फिर आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। चेचक में ऐसा नहीं होता, एक बार अगर आपने चेचक लगवा लिया टीका तो 10 साल तक आप सुरक्षित हैं, दोबारा चेचक आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो वो जीवित टीका होते हैं। और ये कौन से होते हैं, ये निष्क्रिय टीका होते हैं। दूसरा नंबर हम बात करेंगे
इसके बाद आता है जीवित टीका। जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है कुछ तो आपको ये सबको लिखना पड़ेगा 3 नंबर में, ठीक है। जीवित टीका जो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, बना के लिख दीजिएगा। जीवित टीका क्या होते हैं? ये रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु को कमजोर करके, अब भाई डायरेक्ट आप एड्स को, कोरोना को भेज देंगे तब तो जब तक आप वो पहचानेगा हमारा T40S, तब तक जो है उसको मार देंगे, व्यक्ति को बीमार कर देंगे, बहुत सारे संख्या में हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, इसमें कमज़ोर किया जाता है। पहले इसमें क्या करेंगे, कोरोना को यानी रोग को कमज़ोर करेंगे और फिर इससे टीका बनाएंगे। क्योंकि ये टीके संक्रमण में बहुत मिलते जुलते होते हैं, इसीलिए एक मजबूत और लंबे समय तक चलता है। लेकिन ये टीका जब दिया जाता है तो जैसे कोरोना वाला टीका दिया जाता है तो व्यक्ति को वैसे लक्षण हो जाते थे। पहले बुखार आता था। बुखार क्यों आता था? T40S जब तक पहचानेगा तब तक हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। कोई आया है और वो अलर्ट करने के लिए, बुखार का मतलब होता है अलर्ट करना, हमारी बॉडी को अलर्ट करना कि कुछ ऐसा अनहोनी हो रही है आपकी बॉडी में, तो वो अलर्ट करता है। तो वो तुरंत अलर्ट करता है उसको कि ये क्या करता है, बुखार हो जाता है इसमें। ये टीके जो होते हैं ज़्यादातर टीकों, जीवित टीकों, ये क्या 2 ही डोज काफ़ी है। कोरोना में 1, 2, 3 बूस्टर डोज, फर्स्ट सेकेंड बस काफ़ी है, ठीक है। तो 1 ही 2 काफ़ी होते हैं इसके लिए। अच्छा, ये क्या करता है, बीमारी में जीवन भर के लिए सुरक्षा भी दे सकती हैं। जैसे आपने बताया खसरा, कंठमाला, रूबेला, रोटा वायरस, चेचक टीका, छोटे छोटे बच्चों के लिए रोटा वायरस दिया जाता है, चेचक टीका दिया जाता है, उसके बाद नहीं दिया जाता है क्योंकि ये हमेशा फिर वो जीवन भर भी कार्य कर सकता है, ठीक है। ध्यान रखना कि इसमें रोगाणु को कमज़ोर करने के बाद इससे टीके में उपयोग किया जाता है। और ये बहुत ही प्रकृति में मिलते जुलते, संक्रमण से मिलते जुलते रहते हैं, इसीलिए हालांकि इनमें व्यक्ति बीमार भी होता है और ये मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। 1 या 2 डोज चीज़ के दिए जाते हैं, ठीक है। अगला नंबर 3 होता है मैसेंजर। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। क्या है? मैसेंजर RNA का टीका। इसमें होता है एड्स, आप उसकी कोरोना वाले टीका कोविड-19 की बात कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें RNA को निकाला जाता है। कोविड-19 के टीकों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसमें mRNA टीके के प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को सक्रिय करने के लिए प्रोटीन बनाते हैं। पहले mRNA क्या करेगा, ये mRNA द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जो टीके को सुरक्षित कर सके। अन्य प्रकार के टीकों की तुलना में mRNA टीकों के कई लाभ होते हैं, जिनमें कम निर्माण भी कम लगेगा, निर्माण में कम समय लगेगा, कम लागत लगेगी, क्योंकि इसमें जीवित वायरस नहीं होता है। इसीलिए टीका लगवाने वाले व्यक्ति, बीमारी पैदा होने व्यक्ति को कोई जोखिम नहीं, हालांकि इससे जोखिम नहीं होता है, इसलिए वो कहा था कोविड ने लगवा लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल सब आप ठीक रहेंगे, ठीक है। यही होता है टीकाकरण, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो कौन कौन से जीवित टीका, निष्क्रिय टीका, मैसेंजर RNA टीका, ये mRNA के टीका होते हैं। ये कोविड-19 का था। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इंटरफेरान क्या होता है। थोड़ा वक्त लग गया, कोई बात नहीं, क्षमा चाहूँगा, लेकिन पॉइंट भी बड़े थे हमारे पास, ठीक है। तो देखिए इंटरफेरान क्या होता है, मेटास्टेसिस क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन कराऊंगा। इंटरफेरान का मतलब होता है कि आपको किसी को कोरोना हुआ, अब कोरोना को रोकने के लिए टीका आपने लगा दिया, लेकिन टीका एकदम कार्य नहीं करता। टीका मिनिमम 4 से 8 दिन बाद कार्य करता है। तब तक तो कोरोना बहुत प्रभावी हो जाएगा, तो उसको तब तक नियंत्रित कौन करेगा, तब तक उसको साधेगा कौन? तो उसके लिए जो दवा खिलाई जाती है उसी को इंटरफेरान कहते हैं। ये क्या करता है, ये उस वायरस के कार्य में इंटरफेयर कर देता है, कंफ्यूज कर देता है उसे, और वो जो होता है जब तक जो है संभल पाता है तब तक टीका प्रभावी हो जाता है। तो टीका प्रभावी होने तक जो दवा जो होती है वायरस को, जीवाणु को जो है इंटरफेयर करती है, उसी कार्य में इंटरफेयर करती है, उसी को इंटरफेरान कहते हैं। इंटरफेरान क्या होता है, जरा देखिए। इंटरफेरान कशेरुकी जीवों में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित, ये भी किसके द्वारा बनाया जाता है, वायरस से संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं उनमें बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे कोई आदमी बीमार हो गया, अब इंटरफेरान भी ऐसे बनाया जाता है, कोई आदमी बीमार हो गया तो उसकी कोशिकाएं संक्रमित हो गई, और उन कोशिकाओं में अब जो कोशिका संक्रमित होगी तुरंत वो बनाएगी ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है उस बीमारी के प्रति, उस रोगाणु के प्रति जो है एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है। नया प्रतिरक्षा तंत्र बनाना ही ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है इन वायरसों से संक्रमण के विरुद्ध जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हीं को इंटरफेरान का उपयोग, और इन्हीं से क्या करते हैं, इंटरफेरान बनाया जाता है। और इनका उपयोग वायरस संक्रमण के लिए रोग निवारक तथा निरोधक औषधियों के रूप में किया जाता है। ऐसे याद रखना कि वायरस किसी व्यक्ति को एक बार पीड़ित होने, बीमार होने पर, या किसी कोशिका के संक्रमित होने पर जो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है उसी से इंटरफेरान बनाया जाता है, और यह इंटरफेरान रोगाणुओं से व्यक्ति की सुरक्षा करता है। आइजैक्स और लिंडमैन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इंटरफेरॉन की खोज किसने की? ठीक है, इस बार प्रोटीन का पता लगाया, अंतः कोश के विषाणु गुणन को रोका जाता है, इसलिए इंटरफेरॉन कहा जाता है। ये क्या करता है कि कोशिका के अंदर विषाणु की वृद्धि नहीं होने देगा। तब तक अगर 50 कोरोना वायरस आए तो 50 ही रहेंगे, 100 नहीं होने देगा जब तक टीका नहीं काम कर जाएगा। तो इसी को इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ये इंटरफेरॉन होगा। इंटरफेरॉन कैसे समझोगे? किसी भी वायरस को संक्रमित होने पर जब तक टीका कार्य न करे उस समय तक उस रोग को कंट्रोल करने के लिए, रोगाणु को कंट्रोल करने के लिए जो दवा खवाई या पिलाई जाती है उसको इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है, अच्छा मेटास्टेसिस क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा पॉइंट है, देख लो। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि जैसे कैंसर है, अब कैंसर कोशिका यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ से चलते चलते पूरी बॉडी में पहुँच गई, तो इसको बोला करते हैं मेटास्टेसिस। ये कौन कौन सा कैंसर हो सकता है? रक्त कैंसर हो सकता है, लसी का कैंसर हो सकता है, तो ये सब रक्त इधर उधर चलता रहता है, तो साथ साथ कोशिकाएं चलती रहती है, इसी को मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है मेटास्टेसिस, थोड़ा समझा देते हैं इसको, इजी है, मैंने समझा भी दिया है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है जब कैंसर की शुरुआत होने वाली जगह से आगे बढ़कर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाए। कैंसर यहाँ से शुरू हुआ और भी सारे हिस्से में फैल गया बदन में, तो इसी को मेटास्टेसिस कहते हैं, या द्वितीय कैंसर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कैंसर था और यहाँ भी हो गया, तो ये क्या है? द्वितीय कैंसर है। लगभग सभी तरह के कैंसर में मेटास्टेसिस होने की क्षमता होती है। हालांकि त्वचा कैंसर में भी होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा रक्त कैंसर में। ठीक है, ल्यूकेमिया में। हालांकि कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कैंसर का प्रकार, आकार, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो ये सब चीज़ों पर निर्भर करता है मेटास्टेसिस। समझ में आ गया? कैसे कैंसर कोशिकाओं के एक स्थान से उत्पन्न होने के बाद दूसरे स्थान तक पहुँच जाना ही मेटास्टेसिस कहलाता है। ये हर बार के कैंसर में संभव होता है, लेकिन इसमें निर्भर ये करता है कि कैंसर का प्रकार कैसा है और उसका अणु कैसा, कैसे उसकी शुरुआत हुई। मेटास्टेसिस के कारण क्या होते हैं? नंबर 1, प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा कैंसर पर हमला कर दिया जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा ही कैंसर पर हमला कर दिया जाए। ऑक्सीजन या पोषक तत्वों की कमी। इसके प्रकार क्या होता है? नंबर 1, अस्थि मेटास्टेसिस। देखो अस्थि मेटास्टेसिस क्या होता है? जो हड्डियों में हो, जब कैंसर कोशिकाएं हड्डियों तक फैली होती हैं, तो स्तन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, फेफड़ों कैंसर, ये अस्थि मेटास्टेसिस होता है। मस्तिष्क मेटास्टेसिस, जब कैंसर को मस्तिष्क तक फैल जाए तो मस्तिष्क मेटास्टेसिस कहलाता है। अच्छा, आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए 5। अभी हम अगला वीडियो और बनाएंगे, आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आज के लिए जो है, जय हिंद। आप लोगों को ये वीडियो अगर ना मिल पाए, PDF अगर नहीं मिलेगी तो मैं PDF अपलोड कर दूंगा हमारी जो है प्लेलिस्ट में। आप वैसे टेलीग्राम पे टारगेट बेसिक सर्च कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा, वहाँ सारे PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे सरल भाषा में PDF है। और अगर आप कोई भी अगर इस टाइप से अगर चाहते हैं PDF से लेना, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वैसे तो हमारे जो है सब लोग जुड़ जाएंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। 86 017 68 599। यहाँ पे आप जो है व्हाट्सएप से हमसे जुड़ सकते हैं, अजय सर। यहाँ आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैं आपको जो है PDF भेज दूंगा। अगर कोई व्यक्ति जो बाहर दूर से बच्चे देख रहे हैं और वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वो हमसे हमारे व्हाट्सएप से संपर्क करके वहाँ से हमसे PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए जो है, जय हिंद।